ठीक है, चलिए। और आनंद तुम टेंशन ना लो, हम इसको रिकॉर्ड करके डाल देंगे, बाकी आप देखते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर क्या है देखो, मैं यही बोल रहा था, जैसे आपने देखा होगा किसी कास्टिंग में क्या किसी एक इंजन के पार्ट में किसी का लोगो छपा हुआ रहता है, कभी किसी ने देखा है भाई? कोई लोगो टाइप का कुछ भी, तुम्हारा मान लो कि ये कोई मेटल का पार्ट है, तो जैसे होंडा वगैरह में देखते हो, होंडा का इंजन है या कोई भी हीरो का इंजन है, तो उस नीचे लिखा रहता है हीरो, होंडा, ये सब लिखा रहता है ना। और क्या होता है, जैसे कई कास्टिंग में होते हैं वो निशान होते हैं पड़े हुए, जैसे कई कई बार देखोगे बाइक में ही अपनी देखोगे इंजन के पास, तो इस तरह से रहेगा, जैसे ये है तुम्हारा ब्लॉक, तो कहीं क्रॉस होगा, कहीं पे गोल सा होगा। ये सारे निशान मतलब कुछ बताने के लिए, कुछ किसी चीज को संकेत करने के लिए ये इंजन में बनाए जाते हैं। तो ये निशान आएंगे कैसे? ये निशान जब ये कास्टिंग से ये ढलाई करके, जो ढलज है, ये ढलाई करके जब बनाए जाते हैं, मेटल को पिघला कर उसके बाद जमा के, तो ये निशान आएंगे कैसे? तो ये निशान जो है, ये निशान भी सांचे में होने चाहिए कि नहीं? ये जो गुहा बना रहे हो इसके अंदर होना चाहिए, तभी तो आएंगे इस पे, है। तो ये निशान बनेंगे कैसे? ये भी पैटर्न द्वारा ही बनेगा, ये भी पैटर्न द्वारा ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ढलज की माप तथा उस पर अन्य सतहों की स्थिति की जांचने के लिए ढलज पर आवश्यक स्थानों पर बिंदु बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो बिंदु होते हैं, जो मैंने अभी आपको कुछ निशान बनाया, ये सारे बिंदु होते हैं, ये उसका साइज वगैरह, शेप वगैरह नापने के लिए, उसका लंबाई चौड़ाई नापने के लिए कुछ बिंदु बनाए जाते हैं। तो वो बिंदु जो होते हैं वो सांचे पर भी बनाना होता है, तभी तो वो कास्टिंग पर आएंगे। ढलज पे बिंदु तभी आएंगे जब सांचे में बिंदु हो, तभी तो उसके अंदर मेटल जाएगा, और सूखेगा तो वो बिंदु उस पे आएगा ढलज पे। लेकिन वो फिर आएगा कैसे सांचे में? तो वो सांचे में किसकी मदद से आएगा? पैटर्न की वजह से, मदद से। तो यहाँ पे लिखा है, ये बिंदु पैटर्न की सहायता से सांचे पर बनते हैं और ढलज पर प्राप्त हो जाते हैं। बताओ, ये बात समझ में आई सभी को? आगे बढ़े, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या, कभी कभी सांचे में रनर, गेट और राइजर भी पैटर्न पर ही जोड़े जाते हैं। रनर, गेट और राइजर के बारे में कल मैंने बहुत विस्तृत चर्चा की थी कि रनर क्या होता है, गेट क्या होता है, राइजर क्या होता है। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि गेट क्या होता है। जैसे आप सांचे में क्या डालने वाले हो? आप पिघला हुआ धातु डाल रहे हो। अब पिघला वाला धातु जो होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है भाई, उतने में ही धातु पिघलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी उबलता है, धातु तो पिघलेगा नहीं। तो वो कब पिघलेगा जाके? 1000 से 700 800, डिपेंड करता है धातु कौन सा है, ठीक है। लेकिन यही रेंज रहती है, इतना हाई टेम्परेचर रहता है, तभी जाके धातु पिघलता है। और धातु जब पिघल रहा है, तो अगर आप उसको ऐसे करके डाल दे रहे हो, ऐसे ही डाल दे रहे हो, तो ये जब धातु इस पे तैरेगा, अब ये पूरा किससे बना है? ये सांचा किससे बना है बताइए? मिट्टी से बना है कि नहीं बना है? ये सांचा किससे बना है? ये मिट्टी से बना है, ये सांचा मिट्टी से बना है। और गरम गरम जब धातु आएगा इस पे, गरम गरम जब धातु आएगा इस पे, तो गरम गरम धातु क्या करेगा? इसको अगर आपने धीरे धीरे प्यार से और इसको अच्छे से इफेक्टिवली इसको अंदर ना पेनिट्रेट कराया, मतलब इसके अंदर नहीं डाला, तो ये क्या करेगा? ये पूरी मिट्टी के सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देगा कि नहीं कर देगा? क्योंकि इसके तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस है। ये है गरम गरम धातु। मैंने कल बोला था चाय कॉफी नहीं है कि आराम से आपने डाला हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका प्रवेश कराने के लिए, जो पिघला वाला धातु है, इस गुहिका में या कैविटी में प्रवेश कराने के लिए, इस गुहिका या कैविटी में प्रवेश कराने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? हमें लगाना पड़ता है गेट। गेट और रनर की मदद से हम क्या करते हैं, इसमें गुहिका में आराम आराम से धातु को प्रवेश कराते हैं, ठीक है। और इसको हम गेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए, बस प्रवेश कराने के लिए
आपको, जैसे आप समझ लो कि आपका, मान लो कि कॉलेज है, कॉलेज में गेट ना हो, एक जगह पे गेट नज़र आता है और 1000 स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो एक साथ इंटर कर जाए तो इधर उधर पेड़ पत्ती, इधर बाइक खड़ी है, ये खड़ा है, वो खड़ा है, आदमी है, धक्का मुक्की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर एक गेट होता है तो एक प्रॉपर चैनल से एक एक करके स्टूडेंट अंदर आता है, तो उससे क्या होता है, सब कुछ आराम से मैनेज हो जाता है। तो यही समझ लो गेट और रनर का काम है। इसमें राइजर का क्या काम होता है, राइजर का समझ लो। राइजर क्या करता है, राइजर का काम ये होता है कि इसमें जो धातु, इसमें पिघला हुआ धातु पड़ा हुआ है, इसमें जो पूरा पिघला हुआ धातु पड़ा हुआ है, इसको तुम तब तक भरते रहते हो गोइका में, कैविटी में, जब तक ये पूरा ना भर जाए। फिर से मैं बताता हूँ, ये जो कैविटी है, गोइका है, इसको तुम तब तक भरते रहते हो जब तक कि ये पूरा भर ना जाए। आधे में थोड़ी ना छोड़ दोगे, आधे में कोई छोड़ेगा क्या, आधे में कोई नहीं छोड़ेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ देखो, इस तरह से मतलब रहता है। दो पार्ट में कास्टिंग होती है, ढलज होता है, दो पार्ट में ढलज होता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये कोप, और नीचे वाले को कहते हैं ड्रैग। तो अंदर जो होता है, अंदर जो होता है वो गुहिका होती है, अंदर गुहिका होती है, और इधर गेट वगैरह होता है, इधर गेट वगैरह होता है, जिससे कि यहाँ पर तुम क्या करते हो, जो पिघला हुआ धातु है उसको गिराते हो, यहाँ से पिघला हुआ धातु गिराते हो, और यहाँ इस रास्ते के द्वारा धातु अंदर जाता है। लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये पूरा भर चुका है, तुम्हें पता कैसे चलेगा ये तुम्हारा पूरा भर चुका है, तो वो पता दोस्त ऐसे चलता है कि ऊपर एक राइजर लगा रहता है। अगर पिघला हुआ धातु चढ़ के ऊपर की तरफ खुला रहता है, ये ऊपर की तरफ खुला रहता है, और चढ़ के ये जब दिख जाएगा ऊपर की तरफ आ गया है, पूरा भर गया है, इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब ये है कि अंदर का पूरा जो गुहिका है तुम्हारा, अंदर का पूरा कैविटी है, वो भर चुका है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। और राइजर का मेन काम यही होता है। सभी को यहाँ बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या होता है, अब राइजर, गेट और ये सब भी जो है पैटर्न पे ही होता है। ये जो गेट है ना, ये गेट भी एक तरह की गुहिका ही है, कैविटी ही है, जिसके थ्रू तुम्हारा मेटल अंदर जाएगा। तो इसको भी तो तुमको बनाना पड़ेगा सांचे के अंदर। बात समझ में आ रही है, सांचे के अंदर इसको भी तो बनाना पड़ेगा। तो ये भी कहाँ से बनेगा, कभी कभार ऐसा होता है, जो छोटे छोटे गेट होते हैं ना, जो छोटे छोटे गेट होते हैं, देखो ज्यादातर क्या करते हैं, बड़ा जो कास्टिंग होता है, बड़ा जो ढलज होता है, उसमें गेटिंग सिस्टम अलग से लगाते हैं। लेकिन जो छोटे कास्टिंग है, छोटे ढलज है, उसमें आपका क्या होता है, उस वाले गेट गेट से काम हो जाएगा। मतलब कि छोटे कास्टिंग के लिए आप क्या करते हो, पैटर्न में ही, देखो क्या मैंने कहा, सांचे में रनर, गेट और राइजर बना रहे हो। भाई ये जो अभी मैंने दिखाया था, ये कैविटी है, ये ये जो मैंने इस तरह से आपको गेट दिखाया, ये जो मैंने आपको गेट दिखाया और ये राइजर दिखाया, गेट और राइजर ये दिखाया, ये बना कहाँ है, ये भी तो सांचे में बना है, और ये भी तो एक तरह की कैविटी होगी। तो सांचे में क्या बना है, गेट, रनर और राइजर पैटर्न से ही जुड़े रहते हैं। मतलब पैटर्न पे ही ये गेट रनर और राइजर जुड़े रहेंगे। तो इसी से तुम्हारा एक ही साथ आपका मेन कैविटी भी बन जाएगी, मेन गुहिका भी बन जाएगी, जहाँ पिघला हुआ धातु जाएगा, और गेट, रनर, राइजर ये सारे कैविटी भी बन जाएगी। बताओ समझ में आया। ठीक है। और दूसरा काम ये है कि इसमें जो है ये लगा, शुद्ध माप और परिष्कृत प्रकृति के पैटर्न के द्वारा ढलाई में दोष भी कम ही प्राप्त होते हैं। मतलब पैटर्न, क्योंकि क्या होता है उसका, जो भी डायमेंशन होगा, डायमेंशन मतलब कि लंबाई चौड़ाई जो भी होगी, उस वस्तु की जो तुम बनाने वाले हो ढलाई करके, वो लगभग जो होगी वो एकदम एक्यूरेट होगी। तो इसीलिए जो आपके पास ढलाई आएगी उसमें जो दोष होगा वो कम ही होगा।
ठीक है, तो पैटर्न के कार्य सबको समझ में आ गए। चलिए अब अच्छे पैटर्न के लक्षण देख लेते हैं कि पैटर्न, एक मिनट, चलिए अच्छे पैटर्न के लक्षण भी देख लेते हैं कि एक अच्छा पैटर्न हम किसको कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, एक मिनट रुकना, अभी एक तो बच्चा आया था। हाँ ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, पैटर्न से वांछित माप, आकार तथा प्रकृति का सांचा प्राप्त होता है। मतलब कि पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि आप जो सांचा बना रहे हो, ये सांचा बना रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा शेप बना दे रहा हूँ बार बार, ठीक है, ताकि आपको समझाने के लिए बस, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है कैविटी, वो डिपेंड करेगा कैसा आप ढलाई कर रहे हो, कैसी। तो इसमें क्या है, आपको पैटर्न या प्रतिरूप ऐसा होना चाहिए कि आपका ये जो सांचा बन रहा है ना, ये भी एक्यूरेट हो। भाई वो तो जाहिर सी बात है कि पैटर्न ऐसा नहीं हो, क्या होता है ना कभी कभार, अब मैं तुमको बताता हूँ, तुम कहोगे कि ऐसा ऐसा मतलब ऐसा तो होना ही चाहिए, बट ऑब्वियस है। देखो क्या होता है, लकड़ी का पैटर्न बनाते हैं लोग, लकड़ी का पैटर्न बनाया जाता है। अब लकड़ी के पैटर्न में ये दिक्कत है कि लकड़ी जो है नमी को सोखता है, नमी को ये सोख लेता है लकड़ी, और लकड़ी नमी को सोख के कैसा हो जाता है, फूल जाता है। और फूल जाएगा तो बताओ कि क्या उस साइज का और उस नाप का गड्ढा या कैविटी निर्माण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसीलिए ये लकड़ी का जो पैटर्न होता है उसका यूज बहुत लिमिटेड होता है, मतलब एक ही दो बार यूज करोगे, उसके बाद जब उसमें देखोगे कि स्वेलिंग आ गई है या उसमें नमी आने आने की संभावना है तो उसको फेंक दोगे। तो अच्छे पैटर्न की निशानी ये है कि जो तुमने नाप, लंबाई और जो भी तुम्हारा नाप है, उसको तुम क्या करो, उसको आपको वैसा ही सांचे में वैसा ही आकार देना है। तभी तो आप धातु को पिघला के उसको जमाओगे तो जो आप चाहते हो वो बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा, पहला पॉइंट सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो दूसरा, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, पैटर्न काफी मजबूत होना चाहिए, पैटर्न का मजबूत होना आवश्यक है। ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होता है, सांचा बनाते समय कैसे होता है, ये मिट्टी का बेस होता है, ठीक है। अब इसको लोम सैंड, ये किसका बना हुआ है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बेस में क्या किया जाता है, पैटर्न को लाया जाता है। पैटर्न, अब ये गड्ढे का निर्माण बेटा कैसे होगा, गड्ढे का निर्माण इसमें कैसे होगा, जैसे ये पैटर्न आ गया आपका, ये जो हरे से बना रहा हूँ ये पैटर्न आ गया, ये पैटर्न आ गया। अब इसी पैटर्न का आपको गड्ढे गड्ढे का निर्माण करना है, यानी कैविटी गुहिका का निर्माण करना है। क्या किया जाता है, इसको इस पे रखा जाता है, इसको इस पे रखा जाता है, और उसके बाद इसको पीट पीट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, इस मिट्टी के बेस के अंदर दबाया जाता है या कभी कभार पीटा भी जाता है, ठीक है। तो अंदर जाता है ये, और अगर ये मजबूत नहीं होगा तो ये टूट जाएगा। तो यही लिखा है, पैटर्न का मजबूत होना आवश्यक है, जिससे सांचा बनाने के लिए रेत में पीटते समय विकृत या टूट ही ना जाए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या है, पैटर्न पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वो तो मैंने कह ही दिया। पैटर्न मान लो कि आपका लोहे का है, लोहे का भी पैटर्न हो सकता है, हो सकता है लोहे का पैटर्न हो सकता है कि आपको कोई महंगी धातु का निर्माण करना हो तो लोहे का पैटर्न बना रहे हो ताकि उसको आप बार 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 इस्तेमाल में ला सको। लेकिन अगर मान लो कि ऑक्सीजन से आपने इसकी रक्षा नहीं की, बाहर की ऑक्सीजन से आपने रक्षा नहीं की, तो यही लोहा क्या जंग नहीं खा जाएगा?
ये लोहा जंग खा जाएगा तो पैटर्न जो होगा आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह आप जैसे लकड़ी की मैंने बात की, तो लकड़ी अगर नमी को सोख लेगा तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, तो वो भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए पैटर्न का वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज, पैटर्न जो है सुगमता पूर्वक निकल जाना चाहिए मोल्ड से। देखो मोल्ड या कहो सांचा, इसमें तुमने पैटर्न को घुसा तो दिया है, इसमें तुमने पैटर्न को घुसा तो दिया है, वेरी गुड, लेकिन इसका निकलना भी बहुत आवश्यक है। अगर ये सही से नहीं निकला, आराम से नहीं निकला, तो ये क्या कर देगा, सांचे में जो गुहिका का निर्माण हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कभी कभार क्या होता है, इस तरीके से मान लो कि तुमको चाहिए, मान लो इस तरीके से तुमको गड्ढा चाहिए सांचे के अंदर, इस तरह से, ये तुम्हारा सांचा है और कुछ इस तरीके का तुमको गड्ढा चाहिए या कैविटी चाहिए या गोइका चाहिए। ठीक है। अब देखो अगर तुमने पैटर्न को डाला तो पैटर्न कैसा होगा, पैटर्न भी इसी शेप का होगा कि नहीं, ये बताओ। पैटर्न को तुमने डाल तो दिया, लेकिन पैटर्न को बाहर कैसे निकालोगे। पैटर्न को अगर तुमने इस तरीके से बाहर निकाला तो ये जो निकला हुआ है, क्या ये बचेगा वैसा ही, नहीं बचेगा। इसीलिए यहाँ पे स्प्लिट पैटर्न का यूज होता है। इस मैं आपको पैटर्न के प्रकार भी समझाऊंगा, कितने कितने प्रकार के पैटर्न होते हैं। अभी आप ये समझ लो स्प्लिट पैटर्न में क्या होता है, इसमें दो भाग में पैटर्न होता है, यहाँ से दो भाग में पैटर्न होगा, तो ये वाला पैटर्न जो होगा प्रतिरूप, ये अलग हो जाएगा। पहले हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है। कुछ इस तरह से होगा कि आप आराम से दो दो या तीन चार भाग में हो सकता है टूटा हुआ हो, कि आराम से आप ये इसको निकाल सको बाहर। क्या आप बात समझ पा रहे हैं, आप बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हो सकता है कि वो इस तरह से हो, जैसे स्प्लिट हो, तो आप समझो इस तरह से, इस तरह से हो, ऐसा हो। तो सबसे पहले ये वाला आप बाहर निकाल लोगे, ये बाहर निकाल लोगे, फिर इसे बाहर निकाल लोगे, फिर इसे बाहर निकाल लोगे, फिर इसको इस रास्ते से बाहर निकाल लोगे। बात समझ पा रहे हो। तो पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि सांचा बनाने के बाद सुगमता से आप बाहर भी निकाल सको। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पैटर्न से सुगमता पूर्वक बाहर निकलना चाहिए। पैटर्न की सतह जो चिकनी होनी चाहिए। ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि जैसी सतह होगी वैसे ही आपको क्या मिलेगा, धातु मिलेगा जमा हुआ। भाई जो उस पैटर्न की सतह होगी उसी का तो इम्प्रेशन पड़ेगा धातु पे। और अगर पैटर्न की सतह जो है खुरदुरी हुई, वैसे भी धातु आपको खुरदुरा मिलेगा। उसमें सैंड के कण, ग्रेन्स जो होते हैं, मिट्टी के कण जो होते हैं, उसके उसकी छाप मिलती ही मिलती है, बेकार सरफेस फिनिश मिलता ही मिलता है। अगर पैटर्न भी चिकना नहीं हुआ तो ये तो और खराब कर देगा। ठीक है। पैटर्न का भार हल्का होना चाहिए। इसका मतलब ये है बेटा कि पैटर्न तो हल्का होना ही चाहिए, नहीं तो भारी पैटर्न से क्या होगा, आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि पैटर्न को लाना, उसके बाद उस मिट्टी में पीट पीट के अंदर डालना, फिर बाहर निकालना, उसके लिए क्या आवश्यक है कि पैटर्न का जो भार हो वो कम हो। ठीक है। फिर क्या है, पैटर्न का अगर आपने रफ यूज किया तो प्रभावित ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि पैटर्न इतना डेलिकेट नहीं होना चाहिए। डेलिकेट मतलब क्या होता है, हिंदी वर्ड क्या होगा उसका, कि आपने मतलब उसका हल्का फुल्का भी रफ यूज किया तो आपका पूरा मोल्ड ही खराब हो गया, आपका सांचा बेकार हो गया। तो पैटर्न ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये बात हमने पहले ही कर ली थी, ये जंग रोधी, क्षारण रोधी, घिसन रोधी होना चाहिए। घिसन रोधी मतलब क्या भाई, अगर मान लो संक्षारण रोधी का क्या मतलब हुआ, जंग का मतलब जंग रोधी लगना चाहिए। घिसन रोधी मतलब अगर मान लो तुम्हारा इस तरह का पैटर्न है, और अगर तुम इसको जो है आपने ऐसे यूज किया कि ये घिस गया, ये पूरा आराम से घिस गया, तो इसका ये वो सांचा बना पाएगा जो एक्यूरेट सांचा है, सांचे में ही तब्दीली आ जाएगी, सांचे में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए।
फिर पैटर्न जो है सस्ता होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या है, सस्ता तो होना ही चाहिए पैटर्न। पता चला जो बना रहे हो उससे महंगा पैटर्न लेके आ रहे हो तो फिर क्या मतलब है बनाने का। पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लो तुम बना रहे हो लोहे का सामान, तो पैटर्न हो लकड़ी का या प्लास्टिक का, जो हल्का हो और बहुत आराम से आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है। फिर पैटर्न जो है आसानी से मरम्मत करने योग्य होना चाहिए। कई बार पीटने के दौरान क्या हो जाता है, पैटर्न क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, या उसका कोई पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, मरम्मत करने योग्य हो पैटर्न। अब मान लो कि तुम प्लास्टिक का ले आए जिससे मग वगैरह बनता है, तो मुझे बताओ उसका तुम जो है मरम्मत कर पाओगे अगर उससे तुमने पैटर्न बनाया, और क्या उसकी मरम्मत हो सकती है? टूट जाएगा भाई। वो प्लास्टिक होता है जिससे मग वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे मग है ना, मग बनाए जाते हैं, वो बेकेलाइट जो प्लास्टिक होता है, उसकी मरम्मत नहीं हो सकती। जिससे पानी की बोतलें होती हैं, वो प्लास्टिक अगर आ गया उसका, देखो अगर वो टूट गया तो उसकी मरम्मत नहीं हो सकती। कैसे जोड़ोगे, वेल्डिंग करोगे? प्लास्टिक में वेल्डिंग का भी कोई असर नहीं। ठीक है, फेविकोल से भी नहीं जोड़ोगे। तो मरम्मत करने लायक होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? चलिए ठीक है, अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। और अब जो है क्लास फुल स्विंग में होगी। 3-4 दिन से मैं जो हूँ लोगों को ही जुटा रहा हूँ, लोगों का ही मूड बनाने